Good morning, students. Welcome to Learn English with Pradeep ऑनलाइन क्लासेस. आई एम प्रदीप कुशवाहा. गाइस, आज की क्लास में हम प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत वर्ब हैव का अध्ययन करेंगे. हम जानते हैं कि वर्ब हैव के तहत हम लोग वर्ब हैज़, वर्ब हैव, वर्ब हैड अर्थात हैज़, हैव और हैड का अध्ययन करते हैं. ये हैज़, हैव और हैड पूरा मिलाकर के वर्ब हैव के अंतर्गत आता है, जिसको हम प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं. तो आज की क्लास में हम समझेंगे, सीखेंगे कि हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कैसे करते हैं, किन स्थानों पर करते हैं और ट्रांसलेशन में इसका क्या नियम है, ट्रांसलेशन में इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं. आइए शुरुआत करते हैं. हैज़, हैव और हैड का अर्थ क्या होता है. तो हैव से शुरुआत करते हैं. हैव का अर्थ रखना या पास होना होता है. हैड, हैव और हैड, हैज़, हैव और हैड तीनों का अर्थ देखा जाए तो रखना या पास होना अर्थात रखने के संबंध में होता है. जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो, जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ में यह मुख्य क्रिया होती है. इस तरह हैज़ और हैव द्वारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और हैड के द्वारा सिंपल पास्ट टेंस बनता है. याद रहेगा, हैज़ और हैव का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में और हैड का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं और यह पास होना या रखने के संबंध में प्रयोग किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंस से इसकी शुरुआत करते हैं, सकारात्मक वाक्यों से इसकी शुरुआत करते हैं. ट्रांसलेशन करने के नियम है ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस के लिए या वर्तमान काल के लिए हैज़ का प्रयोग किया जाता है. याद रखिएगा, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के लिए वर्तमान काल के लिए या प्रेजेंट टेंस के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. इसके पास 3 कारें हैं, उसके पास 3 कारें हैं. उसके के लिए क्या होता है, ही. देखो, पास रखने के संबंध में बात हो रही है ना, पास रखने या होने या रखने के संबंध में बात हो रही है. तो ही हैज़ कितनी कारें हैं, 3 कारें, कार्स. तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, उसके पास 3 कारें हैं. ही हैज़ 3 कार्स, ही हैज़ 3 कार्स. समझ रहे ना इसको. दूसरा एग्जाम्पल है, अरुण के पास एक रुमाल है. अरुण, अरुण करुण लिखेंगे इंग्लिश में. अब हैज़ पास है ना, एक वचन में है ना, ही, सी, इट है ना, या नाउन है, सिंगुलर पर्सन होगा, सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैज़ का प्रयोग करेंगे. और अगर बहुवचन में होगा तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे. अरुण भी सिंगुलर नंबर में है तो अरुण हैज़ क्या है उसके पास, एक रुमाल. एक के लिए क्या होता है, ए, और रुमाल का होता है हैंडकरचीफ. तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, अरुण हैज़ अ हैंडकरचीफ. थर्ड एग्जाम्पल है, उसके पास 4 पुस्तकें हैं. उसके पास 4 पुस्तकें हैं. अब यहाँ पर चाहे शी लिखिए चाहे ही लिखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बताना कठिन है यहाँ पर कि ये उसके किसके लिए है, ही के लिए है या शी के लिए. तो आप कुछ भी लगा सकते हो. चलो शी लगा कर देख लेते हैं. उसके पास 4 पुस्तकें हैं. शी हैज़ कितनी पुस्तकें हैं, 4, 4 पुस्तकें हैं. पुस्तकों के लिए बुक्स होता है. तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं. शी हैज़ 4 बुक्स. क्लियर है ना. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. नियम नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं. हमारा दूसरा नियम कहता है आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं. किसमें, प्रेजेंट टेंस में. याद रहेगा ना. तो प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ सदैव हैव का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके पास कई पत्र, समाचार पत्र हैं. उनके पास कई समाचार पत्र हैं. उनके, उनके बहुवचन में है ना, एक तो है नहीं, एक होता तो उसके होता. उनके मीन्स बहुवचन की बात हो रही है तो उनके के लिए क्या होता है, वे, वे या उनके के लिए दे होता है.
अब दे के साथ हम लोग चूँकि बहुवचन में हो गया है, बहुवचन के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिए हैव का प्रयोग करते हैं या मेन वर्ब के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। दे हैव, कई, कई के लिए मेनी इंग्लिश में लिखते हैं। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, क्योंकि कई न्यूज़पेपर हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर, इसलिए यहाँ पर एस लगा दिया गया है। तो पूरा मिला करके हो गया दे हैव मेनी न्यूज़पेपर्स, उनके पास कई समाचार पत्र हैं। दे हैव मेनी न्यूज़पेपर्स। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा कहता है हमारे पास 3 ऊँट हैं, बहुवचन है ना, हमारे पास। वी, हम या हमारे पास, तो वी के लिए भी हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीन्स वी, तो वी के साथ हैव। 3 ऊँट, 3, 3, ऊँट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल्स। क्योंकि ऊँट कई है, मोर देन वन, इंग्लिश में क्या होता है? मोर देन वन, अर्थात एक से अधिक बहुवचन होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ऊँट बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैमल्स लगा दिया गया, एस लगा दिया गया। तो पूरा मिलाकर के हमारे पास 3 ऊँट हैं, वी हैव 3 कैमल्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नेक्स्ट कहता है, थर्ड रूल कहता है भूत काल के लिए, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। हमने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट टेंस के विषय में, हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। हमने पढ़ लिया अभी तक कि ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा नियम कहता है भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में पहले कर्ता फिर हैड का प्रयोग करते हैं, अर्थात पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं 5 चाकू रखता था, या मेरे पास 5 चाकू थे। मेरे पास मीन्स आई, मैं या मेरे पास, तो आई, ठीक है ना। थे, था, थी, थे आ रहा है ना, पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ कोर्स हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, था, थी, थे लिखा हुआ है, तो पास्ट टेंस का हैड हो जाएगा। तो आई हैड, कितने चाकू थे? 5 को इंग्लिश में, 5 को इंग्लिश में 5 बोलते हैं। चाकू, नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स। वैसे KNIFE नाइफ होता है, लेकिन जब बहुवचन में आएगा तो हट जाता है, ये KNIVES हो जाता है, नाइफ्स। तो पूरा हो जाएगा आई हैड 5 नाइफ्स, आई हैव 5 नाइफ्स। KNIVES, यहाँ पर के साइलेंट है, कनाइफ्स नहीं बोलते हैं, आई हैव 5 नाइफ्स। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन के पास 2 कारें हैं। मोहन के पास, मोहन का मोहन हो जाएगा 4 कारें थी, पास्ट टेंस में है, तो मोहन हैड कितनी कारें? 2 कारें, 2 कार्स। तो पूरा हो जाएगा मोहन हैड 2 कार्स। मोहन के पास 2 कारें थी, मोहन हैड 2 कार्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 4, चौथा नियम कहता है भविष्यकाल। अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। अब आ रहा है भविष्यकाल, इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले नियम नंबर 4 देख लेते हैं। आई और वी के साथ हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है ना, तो मेरे पास होगा, आई के साथ यहाँ शैल का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव, क्या होगा? एक बड़ा मकान, अ बिग हाउस। कब? नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ठीक है ना। अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। आई शैल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। आई शैल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर। आई शैल हैव अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर। मेरे अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा। आई शैल हैव
अ बिग हाउस नेक्स्ट ईयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। हमारा वी मीन्स हम या हमारा, वी है ना, आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस आई है, ये वाला गागी के लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वी शैल हैव। क्या होगा, उज्जवल का क्या होता है, ब्राइट, और भविष्य का फ्यूचर, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। वी शैल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। क्या, वी शैल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नियम नंबर 5 देखते हैं। 5वां नियम कहता है भविष्य काल या फ्यूचर टेंस में ही, शी, इट, दे, यू और ही, सी, इट, दे और यू के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ही, शी, इट, दे और यू के साथ अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सदैव विल हैव का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से विल का प्रयोग कर रहे थे ना हम लोग ऊपर, उसी प्रकार से यहाँ पर विल हैव का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसके पास अपना व्यवसाय होगा। उसके पास, उसका या वह, ही के साथ ही, शी, इट, दे और यू के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। याद रख लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा हमेशा। तो उसके पास अपना व्यवसाय होगा, ही विल हैव अपना, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है। स्वयं का बिजनेस होगा, हिज ओन बिजनेस, अर्थात अपना व्यवसाय, हिज ओन बिजनेस, तो हो जाएगा पूरा मिला करके उसके पास अपना व्यवसाय होगा। ही विल हैव हिज ओन बिजनेस, या ही विल हैव हिज बिजनेस कर सकते हैं। ही विल हैव हिज बिजनेस या ही विल हैव हिज ओन लगा देंगे। अपने के लिए हिज ओन और अच्छा माना जाता है इसमें। ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसके पास एक हीरो का हार था। उसके पास एक हीरो का हार था। उसके पास मीन्स शी या ही। अब यहाँ पर हीरो का हार कौन पहनता है, लेडीज़ लोग पहनती है ना, तो इसलिए कॉमन सेंस यहाँ पर शी लगा देंगे। ही लगाएंगे गलत नहीं होगा, लेकिन लेडीज़ लोग हार पहनती हैं इसलिए हमने शी लगा दिया उसके के लिए। इसे यहाँ पर ही या शी कोई भी लगा देंगे, दोनों में से कोई भी चलेगा, चूँकि स्पष्ट नहीं है कि मैस्कुलिन है कि फेमिन है। ओके, तो यहाँ पर चूँकि थोड़ा भाव से लग रहा है ना कि हीरे जवाहरात के प्रिय कौन होते हैं, हार पहनने के प्रिय लेडीज़ लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे शी लगा दिया। शी के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो जाएगा शी विल हैव क्या, एक डायमंड का हीरा। हीरे का क्या होता है, डायमंड होता है, और हार का क्या होता है, नेकलेस होता है। तो पूरा हो जाएगा शी विल हैव अ डायमंड नेकलेस। शी विल हैव अ डायमंड नेकलेस। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। उनके पास स्वचालित बंदूकें होंगी। उनके पास स्वचालित बंदूकें होंगी। उनके पास दे के साथ भी क्या लगाते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। दे विल हैव, स्वचालित को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ऑटोमेटिक बंदूकें, गन्स। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा दे विल हैव ऑटोमेटिक गन्स। उनके पास स्वचालित बंदूकें होंगी। दे विल हैव ऑटोमेटिक गन्स। 4 नंबर देखते हैं। तुम्हारे पास अपनी कार होगी। तुम्हारे पास के लिए क्या होता है, यू विल हैव। यू है ना यहाँ पर, तो यू के लिए भी विल हैव का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव, अपनी, यू के साथ अपने के लिए योर होता है, और कार के लिए अपनी कारें, योर ओन कार। देखो यहाँ पर भी आ गया हिज ओन, जैसे यहाँ पर था हिज ओन, वैसे यहाँ पर आप लोग योर ओन कर सकते हैं। योर ओन लगाना कोई मस्ट नहीं है, आप चाहे भी सकते हैं यू विल हैव योर कार या यू विल हैव योर ओन कार। अच्छा लग रहा है इसको बोलने में, समझने में भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास अपनी कार होगी, यू विल हैव योर ओन कार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे निषेधात्मक भाव का बोध होता है। नहीं शब्द या नेवर शब्द या कभी नहीं शब्द आते हैं। नो या नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं इसके लिए।
चलिए इसको समझते हैं। इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला नियम है, निगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज़, हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव के बाद नो का प्रयोग करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा ना, हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव या शैल हैव पढ़ा। तो निगेटिव बनाने के लिए इन्हीं वर्ब्स के बाद हमको नो का प्रयोग कर देना होता है, या नॉट का प्रयोग कर देना होता है, या फिर नेवर का प्रयोग कर देना होता है। जैसा सेंटेंस में दिया हुआ होगा उसी के अनुसार हमको उसका प्रयोग करना होता है। तो हमने पढ़ा भी कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में 2, 3, 4 आदि कोई गिनती या मच या मेनी आए तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगर 2, 3, 4 संख्या में कोई गिनती दी हो या मच या मेनी आए तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सिपाही के पास हथियार नहीं हैं। इस सिपाही के पास औजार या हथियार नहीं हैं। इस सिपाही, इसके लिए क्या होता है, दिस सोल्जर हैज़ नो वेपन। हथियार के लिए क्या होता है, अस्त्र के लिए वेपन मीन्स औजार। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट या हैव नॉट। सिपाही एक है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। दिस सोल्जर हैज़ नो वेपन या दिस सोल्जर हैज़ नॉट वेपन। ठीक है ना, दिस सोल्जर हैज़ नो वेपन। दूसरा एग्जाम्पल है, उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था। उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हैड नॉट हो जाएगा उस भिखारी, चूँकि इसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं और उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और भिखारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, तो हो जाएगा दैट बेगर। फिर हैड नॉट, थैले के लिए क्या होता है, बैग। तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था। दैट बेगर हैड नो बैग। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल कहता है, तुम्हारे कोई पुत्री न थी। तुम्हारे यू के साथ विल हैव, यू के साथ देखो तुम्हारे कोई भी पुत्री ना होगी। गागी गे आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग तुम है ना, तुम के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल नॉट हैव। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल नॉट हैव डॉटर, या फिर इसको और बना सकते हैं, यू विल हैव नो डॉटर। ये भी चलेगा बोलने की भाषा में, लिखने की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यू विल हैव नो डॉटर, या फिर यू विल नॉट हैव डॉटर। ठीक है ना, यू विल नॉट हैव डॉटर या यू विल हैव नो डॉटर्स। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास कई कोट नहीं हैं। आई हैव नॉट मैनी कोट्स। ठीक है ना, जब नो लगाएंगे तो हम लोग हैव के बाद लगा देंगे, लेकिन जब नॉट लगाएंगे तो फिर हैव नॉट में, तब फिर मैनी इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ना मेरे पास कई कोट नहीं हैं, आई हैव नॉट मैनी कोट्स। मेरे पास क्या होगा, आई, फिर हैव निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्रेजेंट टेंस में है। हम पढ़ा था आई और वी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव नॉट, कई के लिए क्या होता है इंग्लिश में, मैनी, और कोट का कोट्स, आई हैव नो मैनी कोट्स। उसी प्रकार से पांचवा एग्जाम्पल देखिए, उनके पास 4 गायें नहीं थी। उनके पास, उनके के लिए क्या, उसके सिंगुलर नंबर है, उसके के लिए ही थी लिखा हुआ है, तो हैड नॉट, निगेटिव भी है, नॉट लगा दिया हमने। कितनी गायें, 4 काउज, 4 गायें। तो उसके पास 4 गायें नहीं थी, ही हैड नॉट 4 काउज। इसको फिर से एक बार समझिएगा ध्यान से। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। तो इसका नियम फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहे ना आप लोग। मैंने बताया था आप लोग को लास्ट की वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरा जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। पहले वाले को की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरे वाले की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। चलिए यहाँ पर नियम समझते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हुए। तो पहला नियम है,
यदि प्रारंभ में क्या हो तो पहले हैज़, हैव या हैड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सुनिएगा, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया हो तो पहले अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय हैज़, हैव, हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं? क्या। अब देखो यहाँ पर हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए, और जब क्या शब्द पहले आ जाए तो हैज़, हैव या हैड को लिखते हैं पहले टेंस के अनुसार। अब चूँकि क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं प्रेजेंट टेंस में है, जब प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ या हैव लगेगा। तुम्हारी बहन एक बहन है तो सिंगुलर नंबर की बात हो रही है इसलिए हैज़ पहले कर दिया हमने। फिर तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, हैज़ योर सिस्टर, चूँकि हैज़ के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, पहले हैज़, हैव, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले हमने यहाँ पर हैज़ लिख दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सी पुस्तकें, मेनी बुक्स। तो पूरा मिलाकर क्या हो रहा है, ये हैज़ योर सिस्टर मेनी बुक्स। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राम के पास बांसुरी थी? क्या राम के पास बांसुरी थी, क्या पहले आ गया? तो यहाँ पर राम सिंगुलर नंबर है तो थी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, राम हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बांसुरी और फ्लूट। बांसुरी का होता है FLUT, फ्लूट, बांसुरी। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, क्या राम के पास एक बांसुरी थी, हैड राम अ फ्लूट। समझिएगा इसको ध्यान से। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नियम नंबर 2 कहता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या दिया हो तो अंग्रेजी बनाने से पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हैज़, हैव या हैड लिखते हैं और फिर कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आपको हैज़, हैव या हैड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं? यहाँ पर देखिए क्यों शब्द बीच में आया हुआ है, तो वही हमारा नियम कहता है, जब कब, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए शब्द के वाक्य के बीच में आता है तब पहले उसी वाक्य की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश में क्या होता है, वाई। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज़, हैव या हैड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। और तुम्हारे पास यू बहुवचन में है तो है हो जाएगा वाई हैव, फिर इसका सब्जेक्ट आएगा यू तो हो जाएगा वाई हैव यू। क्या है, 7 पुस्तकें, 7 बुक्स। तो पूरा मिला करके हो जाएगा वाई हैव यू 7 बुक्स। तुम्हारे पास 7 पुस्तकें क्यों हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके पास जेब में क्या था, पास्ट टेंस में है ना, उसके पास सिंगुलर नंबर है, पास्ट टेंस में है। क्या के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट, पास्ट टेंस में है तो क्या लगा देंगे, हैड, वाट हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके लिए होता है ही, वाट हैड ही पॉकेट में, इन हिज पॉकेट। तो पूरा मिलाकर क्या जाएगा, उसके पास जेब में क्या था, वाट हैड ही इन हिज पॉकेट। ठीक है, वाट हैड ही इन हिज पॉकेट। आगे बढ़ते हैं। रूल 3 देखिएगा। रूल 3, कितना, कितनी, कितने, किसका और किसकी के साथ उससे संबंधित नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं, उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं। अब देखो हाउ, कितने के लिए क्या होता है, कितना, जब बीच में प्रश्नवाची शब्द आएगा तो उसको ट्रांसलेट करते समय उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, कितना, हाउ मेनी। देखिए, जो चीज़ गिनी जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ मैनी, कितने। और जो चीज़ गिनी ना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं ये हाउ मैनी, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और जिसे गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं हाउ मच। ठीक है ना, हाउ मैनी काउंटेबल हो सकता है और हाउ मच अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ किया जा सकता है।
तो जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं, कपड़े गिने जा सकते हैं डेफिनेटली। अगर मिल्क होता, वाटर होता, सॉयल होता, एयर होता, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते थे, केवल उसको माप सकते थे, केवल उसको वजन कर सकते थे। तो जो वजन कर सकें और माप सकें लेकिन गिन ना सके, वो हाउ मच में आता है। जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्यावाची है, वो क्या है, हाउ मेनी। तो यहाँ पर कपड़े गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हाउ मेनी क्लॉथेज। हमने क्या बोला था, हाँ कितना, कितनी, कितने, इसके साथ से संबंधित संज्ञा नाउन भी आती है। तो उससे संबंधित नाउन क्या है, कपड़े। तो हो जाएगा हाउ मेनी क्लॉथेज, हाउ मेनी क्लॉथेज। फिर क्या लगेगा, हाउ मेनी क्लॉथेज हैज़। अब देखो चूंकि दर्जी तो एक है ना, इसलिए, और प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव लगते हैं। चूंकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा हाउ मेनी क्लॉथेज हैज़ उसका होता है दैट, इसका होता है दिस, तो उस लिखा हुआ है दैट। दर्जी का होता है टेलर, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हाउ मेनी क्लॉथेज हैज़ दैट टेलर। क्या, उस दर्जी के पास कितने कपड़े हैं, हाउ मेनी क्लॉथेज हैज़ दैट टेलर। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सरला के पास किसका कंबल था। अब देखो पास्ट टेंस में है था, तो डेफिनेटली इसमें हैड का प्रयोग करेंगे ना। और किसका की इंग्लिश में क्या होता है, WHOSE, हुज मीन्स किसका। ठीक है ना। तो ये हुज, अब नाउन भी आएगा उससे संबंधित। कंबल का होता है ब्लैंकेट, तो हुज ब्लैंकेट, फिर हैड लगाएंगे, हुज ब्लैंकेट हैड, लास्ट में सरला, हुज ब्लैंकेट हैड सरला। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से नियम नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो तो कर्ता के बाद नॉट या नो का प्रयोग करते हैं। क्या, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी दिया हो तो कोई बात नहीं, तो हम लोग तब पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सॉरी, माय गॉड, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं है, क्या मेरे पास एक काला कोट नहीं है। क्या शब्द पहले आ गया, तो हम लोग हैज़, या चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें या तो हैज़ लगाएंगे पहले और या फिर हैव लगाएंगे पहले। अब देखने वाली बात है कि मेरे पास आई है ना, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मैंने कहा था आई और वी के साथ सदैव हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैव, फिर मेरे के लिए आई, तो हो जाएगा हैव आई। निगेटिव सेंटेंस भी है ना, हमने कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई है, आई के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया हमने, तो हैज़ आई नॉट। बचा क्या है, एक काला कोट, अ ब्लैंक कोट। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हैव आई नॉट अ ब्लैक कोट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या चोर के पास कोई सोने की जंजीर नहीं थी। यहाँ पर भी क्या पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, वो आसानी से आप समझ रहे हैं इसको। ये थी, थाथी थे लिखा हुआ है तो हेड लगा दिया हमने। यहाँ पर रखने की बात हो रही है ना, तो हेड लगा दिया, पास्ट टेंस में है तो हेड लगा दिया, हेड। फिर क्या, चोर, चोर क्या होता है, द थीफ। नो, नहीं था ना, नो। अब क्या नहीं था उसके पास, सोने की जंजीर, गोल्ड चेन। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हैड द थीफ नो गोल्ड चेन। क्या चोर के पास कोई सोने की जंजीर नहीं थी, हैड द थीफ नो एनी गोल्ड चेन। कोई के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हैड द थीफ नो एनी चेन, या हैड द थीफ नो गोल्ड चेन। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, क्या उस सिपाही के पास कोई बंदूक नहीं थी। क्या पहले आ रहा है ना सब में क्या, तो हम लोग हैज़ हैव हैड का प्रयोग पहले कर देंगे। चूँकि यहाँ पर स्पष्ट है क्या पहले आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर
हैड का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि था थी थे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हैड उन के लिए क्या होता है? दो सिपाहियों की, बहुत सारे सिपाही है ना, दो सोल्जर्स, हैड दो सोल्जर्स, बंदूकें नहीं थी, नो बंदूक, गन, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हैड दो सोल्जर्स नो गन। क्या उन सिपाहियों के पास कोई बंदूक नहीं थी? हैड दो सोल्जर्स नो गन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने अभी तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जाना। ठीक है ना। तो अभी तक के लिए वीडियो पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे हैज़, हैव और हैड का विशेष प्रयोग। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।